गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में। 15 दिसंबर 1950 में ये शांत हुए। इसका मतलब क्या है कि 31 अक्टूबर इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। यह एक भारत के त्योहारों की श्रृंखला में एक नया जुड़ा त्यौहार है, जो कि बहुत ही अच्छा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आयरन मैन ऑफ इंडिया ये क्या है कि ऐसे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जो यथार्थवादी राजनीति में विश्वास करते थे। अर्थात यह विचारों के नहीं बल्कि ये कार्यों के नेता थे। क्या जो कहते थे वो करते थे। अच्छा, आपको ये पता होगा कि विभाजन को सबसे पहले स्वीकार किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन दोस्तों, सबसे मजबूती रूप से अगर किसी ने स्वीकार किया तो वह आयरन मैन ऑफ इंडिया ही थे, जिन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और माउंटबेटन से उनसे वार्ता की। तो इस प्रकार से ये बहुत ही मजबूती से टिके रहे और उन्होंने राष्ट्र निर्माता। अगर हम ऐसा कहें कि गांधी अगर भारतीय स्वतंत्रता के निर्माता हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय एकता के निर्माता कहना में कोई अतिशक्ति नहीं होगी। ठीक है। तो आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो देखो, इसलिए पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में पेपर 2 के यूनिट 4 में भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर दिए गए हैं, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो ब्रीफ में हम इनकी देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या योगदान दिया, इनकी महत्ता क्या है। देसी रियासतों का एकीकरण किया था इन्होंने, जो प्रशासनिक नौकरशाही की व्यवस्था की, आर्टिकल 311 और 314 जो है नौकरशाही को संरक्षण और उनके विशेषाधिकार को इन्होंने ही हम कहें कि मजबूत करा, क्योंकि अगर राष्ट्र को एकता बनाना एक प्रशासनिक मशीनरी की ज़रूरत है, तो इन्होंने इसके लिए। तीसरी बात है कि इन्होंने यथार्थवादी सोचते हुए इन्होंने अल्पसंख्यकों के या फिर हम कहें अल्पसंख्यकों के अधिकार को संरक्षण करने की बात कही, मौलिक अधिकारों की बात कही। ठीक है। जो 25 से 28 जो अल्पसंख्यक हुए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं 29-30 में, तो इस प्रकार से इन्होंने बात कही थी। और महान प्रशासक भी हैं, क्योंकि ये जब नेहरू जी विदेश नीति में सक्रिय रहते थे तो ये पूरे गृह मंत्रालय को संभालते हुए गृह मंत्री के रूप में एक बहुत ही अच्छा प्रशासन का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से इनके कुछ क्या थे महत्व हैं। ठीक, उसी संदर्भ में हमें इन्हें देखना चाहिए। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 2022 में इनकी कौन सी जयंती है? 147वीं जयंती। कौन सी जयंती है? 147वीं जयंती। ये क्या है? अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और एकजुट भारत के सपने को साकार किया था इन्होंने। राइट, इसीलिए इन्हीं की याद है हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें क्या है? इसका मूल उद्देश्य कि लोगों को एकजुट करना, समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना। कौन किसको? जो वल्लभ भाई पटेल के थे, उन्होंने कैसे देश को एकजुट रखा और समाज के उत्थान के लिए उनके विचार क्या, किस रूप में प्रासंगिक हैं, उनके को हमें जागरूक करना। पहली बार कब हुआ था ऐसा? 2014 में। राइट। इसी दिन क्या हुआ था कि सरदार पटेल की राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन ऑफ यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। मतलब इसी दिन, मतलब 31 अक्टूबर को रन ऑफ यूनिटी नामक बहुत सारे आयोजन भी किए जाते हैं। उसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है। 2018 में जो 143वीं जयंती थी, इसी अवसर पर भारत सरकार ने इन्हीं के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। क्या किया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। ये यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी की विशेषता क्या है?
यह दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंगल टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची और अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबी से मतलब इससे भी ऊंची है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और चीन की जो बुद्ध प्रतिमा है उससे भी काफ़ी ऊंची है। ठीक है, इसी पर आप आगे देखें कि इसी को ध्यान में रखते हुए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ध्यान में रखते हुए शंघाई सहयोग संगठन ने 2020 में इसे 8 अजूबों में शामिल किया है। जैसे 7 अजूबे होते हैं ना, इसी प्रकार 8 अजूबे भी होते हैं। तो 8 अजूबों में शंघाई सहयोग ने इन्हें शामिल किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिचय जान लेते हैं। ये कहाँ से थे कि ये थे गुजरात से, गुजरात के नाडियार से। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये क्या थे कि प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और एक संघ बनाने में, मतलब एक भारत बनाने में, भारतीय रियासतों के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। इनकी फिलॉसफी क्या थी कि एक एकीकरण करना, एक राष्ट्र, एक संघ बनाना, यही इनकी फिलॉसफी थी। श्रेष्ठ भारत बनाना, राइट। आत्मनिर्भर भारत, अब इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है। ठीक है, आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के कारण उन्हें भारत में सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। पहली बात मैंने कहा था देशी एकीकरण किया देशी रियासतों में। दूसरा क्या किया इन्होंने कि जो भारत में सिविल सेवकों के संरक्षण की बात, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 314 को स्थापित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान निर्माण में इनकी क्या भूमिका रही? इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया, जैसे मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजातियों में बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, मतलब जो समिति बनी हुई थी मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यक और जनजातियों की, इस पर और प्रांतीय संविधान समिति। तो 4 थे, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय, और चौथा प्रांतीय संविधान समिति। 4 समितियों के ये क्या थे, हम कहें कि इन्होंने नेतृत्व किया था, संविधान सभा में अध्यक्षता की थी। प्रमुख योगदान क्या है? इन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गुजरात एवं उससे बाहर महिला मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। और क्या किया इन्होंने? राष्ट्रीय एकता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसान हित को एकीकृत किया था। किसानों के लिए इन्होंने बारदोली सत्याग्रह को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया था। बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें क्या किया, किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। इसका अर्थ है प्रमुख या नेता, राइट। 1930 में नमक सत्याग्रह, प्रार्थना और उपवास आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने 3 महीने कैदियों की सेवा की थी। देखो कितने बड़े नेता थे, उन्होंने 3 महीने कैदियों की क्या की थी? सेवा की थी। ये होती है समाज भावना, राष्ट्र भावना, नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, मार्च 1931 में पटेल ने क्या किया? कराची अधिवेशन यानी 46वें सत्र की अध्यक्षता की, जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि के लिए करने के लिए बुलाया गया था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसकी पुष्टि के लिए कराची अधिवेशन हुआ था कि कांग्रेस माने या नहीं, तो उसकी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। रियासतों का एकीकरण कैसे किया? इन्होंने 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें से त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसे कुछ रियासतें भारत में शामिल होने के खिलाफ थे। फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने छड़ी और पुरस्कार की नीति अपनाई। छड़ी और पुरस्कार की नीति मतलब कि छड़ी मतलब और पुरस्कार 2 प्रकार की रणनीति थी इनकी। छड़ी का मतलब था कि साम दाम दंड और भेद के तरीकों को अपनाना। जैसे कि इन्होंने छड़ी में क्या था कि उन्होंने कहा था अगर आप देशी रियासत अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं हो गए तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी जनता तुम्हारे ही अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। आज़ादी के बाद आपकी जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, इस तरीके से। और गाजर या फिर हम कहें पुरस्कार की नीति क्या थी? पुरस्कार की नीति से संबंधित था कि इससे संबंधित 2 चीज़ें थी। क्या? एक था स्टैनली एग्रीमेंट और दूसरा था इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एकेजन। तो ये क्या था? स्टेनलेस स्टील एग्रीमेंट क्या था कि भारत सरकार 3 विषयों को छोड़ के अन्य विषय क्या दे रियासतों को दे दे।
और तो जैसे विदेशी भूभाग और प्रतिरक्षा के मामले किसके पास रहेंगे, भारत सरकार के पास। अन्य मामले देशी रियासतों के साथ रहेंगे। इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था कि उसमें क्या था कि अगर देशी रियासत जो हैं वो देशी रियासत क्या करेंगे, जो देशी रियासत हैं उनके साथ अगर कोई समझौता हो जाता है तो बाद में उसमें कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि आपने जो कर लिया वही बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बाद में दबाव बनाओगे या जो करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी भूमिका थी। उन्होंने जो नवाब थे हैदराबाद के और जूनागढ़ में तो वो जनमत संग्रह करवा के मिलाया था। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए उन्होंने बल का प्रयोग किया था, है ना, ये आपको पता ही होगा। इन्होंने क्या किया, भारत को खंडित होने से रोका और एकीकरण को जाना, इसी के रूप में उन्हें क्या जाना जाता है, मतलब इन्होंने सभी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने के लिए राजी किया और न केवल सहज रूप से जिस प्रकार से पुरस्कार और दंड की नीति का उपयोग किया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। इनका देहांत कब हुआ था, 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनका हमने ब्रीफ देखा। अब देखें थोड़ा सा इसका ब्रीफ कि इतना तो हमें याद रखना ही है। ये पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी, महिलाओं ने दी थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण कैसा था या फिलॉसफी क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये राष्ट्रीय दिवस इन्हीं के ध्यान में रखते एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में इनका अनावरण किया गया। संविधान सभा की जो समितियां थी, मूल अधिकारों पर, अल्पसंख्यक और जनजाति वंचित वर्गों पर समिति और प्रांतीय गठन समिति, ये इन्होंने समितियों में कार्य किया। और इनका योगदान क्या था, खेड़ा और बारदोली आंदोलन में, राइट। कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि। और इसी में क्या थी कि नेहरू जी ने इनका चिट्ठा बनाया था। इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी और देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया था, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष किया जाता है। अच्छा, जो पुराने वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ता में थे। तो मैंने बताया था जब गांधी इरविन समझौता के बाद जो हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था तो उसमें आधिकारिक रूप से कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे, तो आपको पता है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी और राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो ये इसलिए डाला गया है क्वेश्चन क्योंकि देखो अगर हमने सरदार वल्लभ भाई का पटेल किया है, सरदार वल्लभ भाई का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, रेफरेंस कैसे दिया जाता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया है तो कन्फ्यूज हो गया ना हम कि नेहरू के साथ ये भी हैं, गांधी और नेहरू हैं, यहाँ पंडित और मौलाना आज़ाद हैं। तो ध्यान रखना होगा कि क्रिप्स प्रेस में जो समझौता के वार्ताकार थे वो तो नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या था कि 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था। इसको कमेंट में जरूर आप सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।